हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है, रिवीजन सीरीज़ अपर पीसीएस के लिए और एडवोकेट जनरल एग्जाम्स के लिए। तो आप सारी वीडियोस देख लीजिए, जितनी भी डे वाई सीरीज़ की वीडियोस आ रही हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी है पुरानी वीडियोस तो उनको जरूर देख लीजिएगा। सीधे इस वीडियो पे आए तो पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा 1 से लेकर 8 तक, जिससे आपके बहुत सारे फैक्ट्स कवर हो जाएंगे और आपका जो प्रीलिम्स होगा, चाहे वो एडवोकेट जनरल का हो चाहे वो अपर पीसीएस का हो, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पे सारे अपडेट्स जितने भी आते हैं, क्विजेज आती हैं, पोल्स आते हैं, करंट अफेयर्स की न्यूज़ आती हैं, सब चीज़ें वहाँ कवर की जाती हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, अब तक डे 8 की वीडियोज़ आ चुकी हैं, डे 8 आ चुका है, डे 9 देखते हैं। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी गई हैं, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हिस्ट्री में बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, जैनिज़्म से रिलेटेड है, कुछ कुछ चीज़ें ली गई हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको देखते हैं। तो देखिए, पहली बात तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो अंडमान के आइलैंड्स हैं, अंडमान के आइलैंड है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान। देखिए, ये सिर्फ नाम है, इसलिए मैंने इनको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इतना देखिए कि यहाँ पे सिर्फ नाम है। ये तो अब नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान, तो सिर्फ इतना सा है। और इसमें और कुछ खास नहीं। यहाँ पे जहाँ पे लिखना है वहाँ पे मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, हिंदी में लिखा हुआ है। जहाँ पे सिर्फ हिंदी की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा गया है। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान। देखिए, लोअर अंडमान बोलूँ या साउथ अंडमान बोलूँ, बात एक ही है। उसके बाद लिटिल अंडमान। तो ये अंडमान के 4 आइलैंड्स हैं, जो मुख्य आइलैंड है नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल। और जो पोर्ट ब्लेयर है वो राजधानी है अंडमान आइलैंड्स की। तो अंडमान निकोबार की जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है वो साउथ अंडमान पे यानी कि लोअर अंडमान पे सिचुएटेड है, ये ध्यान रखना है। और अगर निकोबार में देखें तो निकोबार आइलैंड में एक तो आता है कार निकोबार, फिर आता है लिटिल निकोबार और उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कार निकोबार है, फिर लिटिल निकोबार है और उसके बाद फिर ग्रेट निकोबार है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, चाहें तो आप इनको पढ़ लीजिए। जो बेसिक आइलैंड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आती है कि इंडिया की जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, यानी कि जो भौगोलिक विभाजन है, अगर आप उसको देखेंगे तो भौगोलिक विभाजन देखें भारत का, तो एक तो आता है हिमालयाज, यानी कि जो नीले कलर से है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड का हिस्सा है, फिर नॉर्थ ईस्ट का सारा हिस्सा है, सिक्किम है, अरुणाचल है, असम है। तो ये सब हिमालयाज के अंदर आते हैं। फिर ग्रेट प्लेन, ये जितना भी एरिया है ये सारा प्लेन के अंदर एरिया आता है। फिर सेंट्रल हाईलैंड्स, ये वाला जो हिस्सा है ये सेंट्रल हाईलैंड्स का है। फिर आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जितना भी हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये वेस्ट कोस्ट का प्लेन है इधर वाला, और इधर ईस्ट कोस्ट का प्लेन है, पूर्वी तट है ये। और ये आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार हो गया, तो ये आइलैंड्स हैं। तो ये सब फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो भारत के हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर उत्तराखंड पूछा जाए कि उत्तराखंड किस में आता है, तो उत्तराखंड हिमालयाज के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भारत के, यानी कि भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र। तो टोटल कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल है 15। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टोटल कितने हैं, टोटल 15 हैं ये। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल 15 हैं। और कौन कौन से हैं, एक तो है वेस्टर्न हिमालयन। तो ये देखना है कि यहाँ पे ये उत्तराखंड है यहाँ पे। तो उत्तराखंड किसके अंडर आ रहा है, उत्तराखंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अगर सवाल पूछे कि उत्तराखंड किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन या किस कृषि भारत का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है, हिंदी में अगर हम कहें तो कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है जिसके अंदर उत्तराखंड आता है, तो वेस्टर्न हिमालय है, यानी कि पश्चिमी हिमालय है। तो वेस्टर्न हिमालय है, फिर ईस्टर्न हिमालय, लोअर गंगेटिक प्लेन, मिडल गंगेटिक प्लेन यानी कि निचला जो गंगा का प्लेन है, फिर मैदान है यानी कि जो फिर मध्य गंगा का प्लेन है, अपर गंगा प्लेन है, फिर ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स है, फिर ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स आता है, सेंट्रल प्लेट्यू आता है, वेस्टर्न प्लेट्यू है, साउथ प्लेट्यू है, ईस्ट कोस्ट प्लेन है, वेस्ट कोस्ट प्लेन है, गुजरात प्लेन, वेस्टर्न ड्राई रीजन और आइलैंड। वेस्टर्न ड्राई रीजन यानी कि थर्ड रेगिस्तान का जो हिस्सा है, और जो आइलैंड्स हैं। ऐसे करके कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है भारत में, 15 हैं। उसमें से उत्तराखंड किस में आता है, उत्तराखंड वेस्ट हिमालयन में आता है। इतना आप पता रखेंगे तो इससे सवाल जो भी बनेगा वो आपका आप करके आ पाएंगे। देखिए, अंडमान निकोबार का वापस एक मैप आता है, इसमें थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए, कुछ कुछ नई नई चीज़ें हैं इसके अंदर। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ये हम देख चुके हैं। इसके बाद एक तो देखिए 3 आइलैंड्स के अंडमान निकोबार आइलैंड में नाम चेंज किए गए थे, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्वराज द्वीप, जो हैवलॉक आइलैंड, पहले इसका नाम हैवलॉक आइलैंड हुआ करता था पुराना, इसका हैवलॉक आइलैंड से नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, स्वराज द्वीप कर दिया गया है। फिर नील आइलैंड, तो जो नील आइलैंड है उसका नाम चेंज करके शहीद द्वीप कर दिया गया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नाम चेंज कर दिया गया है रॉस आइलैंड का। तो यानी कि सबसे, अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ में लगाएं तो सबसे ऊपर आता है हैवलॉक आइलैंड। देखिए, सबसे ऊपर हैवलॉक है, हैवलॉक के नीचे नील आइलैंड है, यहाँ पे ये नील आइलैंड है, और उसके नीचे आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड यानी कि रॉस आइलैंड। अब हमें ये कैसे ध्यान रहेगा कि भाई हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप है
और नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप है और रॉस आइलैंड का नाम ये है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि हैवलॉक आइलैंड सबसे ऊपर था, हैवलॉक के बाद नील आइलैंड है और नील आइलैंड के बाद रॉस आइलैंड है। अब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, तो जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो ये दिमाग लगाएगा कि जिसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो स्वराज के लिए जो नारा दिया गया वो 1905 में दिया गया था। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। ये सिर्फ एक ध्यान रखने के लिए तरीका है, मैंने सोचा है वो आपको बता रहा हूँ। आपको पसंद आए तो आप याद रखिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। तो स्वराज द्वीप जो है वो स्वराज जो हमने पाया वो 1905 में पाया, यानी कि 1905 में स्वराज की बात की गई। ठीक है, तो हैवलॉक जो हो गया वो स्वराज हो गया। उसके बाद जो शहीद हुए वो भगत सिंह शहीद हुए 1931 में। तो 1931 में शहीद हुए, तो उसके बाद शहीद हुए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो बात आती है वो 41-42 के आसपास आती है, जिस टाइम पर उन्होंने इंडियन आर्मी बनाई थी, जो रॉयल आर्मी बनाई गई थी इंडिया की। उस टाइम पे आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी। 1942-41 के आसपास सुभाष चंद्र जी का नाम आता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि सबसे पहले ऊपर हैवलॉक है, फिर एन आता है, फिर आर आता है। और ये भी देखिए, ये ABCD के हिसाब से यही आएगा कि सबसे पहले ABCD अगर आप करेंगे तो सबसे पहले H आएगा, उसके बाद फिर JKLMN N आएगा और फिर OPQR फिर R आएगा। तो सबसे ऊपर H रहेगा यानी हैवलॉक आइलैंड, फिर N रहेगा नील आइलैंड और उसके बाद फिर R रहेगा रॉस आइलैंड। हैवलॉक का नाम शहीद किया, स्वराज किया गया, क्यों? क्योंकि 1905 में सबसे पहले स्वराज की बात की गई थी। उसके बाद नील आइलैंड किया गया 1931 में, क्योंकि उस टाइम पे भगत सिंह जी को शहीद किया गया था। और उसके बाद बात आती है सुभाष चंद्र बोस जी की, तो वो 1942 में, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने इंटरनेशनल आर्मी आप कह सकते हो या जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी संरचना की थी, उसको बनाया था। तो ये इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ये एक तरीका निकाला गया याद रखने का। बाकी आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए फिर आता है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड एकमात्र आइलैंड है भारत का जहाँ पर अभी भी एक्टिव वॉल्केनो है, वहाँ पे वॉल्केनो है, वहाँ पे वॉल्केनो फटता है। ठीक है, तो बैरन आइलैंड है अंडमान के आसपास, यानी कि मिडिल अंडमान से ऊपर है, मिडिल अंडमान के आसपास है, आप इतना ध्यान रखेंगे। एक आता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। सेंटिनल एक ट्राइब है अंडमान निकोबार की, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। तो ये ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहाँ पे है, अंडमान के पास है, या लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है। उसके बाद आता है डंकन पैसेज। ये जो डंकन पास है ये साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है डंकन पास। फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ये ध्यान रखेंगे। और फिर कार निकोबार के बाद, कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में सुम्ब्रेरो चैनल है। और लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार के बाद ग्रेट चैनल आता है, ग्रेट निकोबार और नीचे इंडोनेशिया है इसके नीचे। तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा आइलैंड है, उसके बीच में ग्रेट चैनल है, तो इतना ध्यान रखना है। और ग्रेट निकोबार में ही क्या है, ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, इतनी चीज़ें आप ध्यान रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इससे कोई भी सवाल बनेगा अंडमान निकोबार से तो आपको छूटेगा नहीं। यहाँ पे बैरन आइलैंड मैंने दोबारा दिखा दिया कि बैरन आइलैंड है, और यहाँ पे रिचेस आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो क्या होता है, कई सारे द्वीपों का जो समूह होता है उसको आर्कीपेलागो कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में और देख लीजिएगा, सारे आइलैंड यहाँ पे लिख रखे हैं। तो एक बार आप एक क्विक इस पर आप एक नज़र मार लेंगे तो आपका क्विक व्यू दे लेंगे तो उसको आपका सही हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन इससे फंसता है तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आती है बुद्धिज़्म में। देखें तो बुद्धिज़्म में 3 पिटक आते हैं। त्रिपिटक का मतलब है कि बुद्धिज़्म की जो इंपॉर्टेंट 3 किताबें हैं, एक आता है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। तो इनमें क्या क्या चीज़ें हैं? सुत्त पिटक के अंदर आता है दीघा निकाया। देखिए ये भी सवाल पूछा सकता है कि दीघा निकाया ये जो किताब है ये किसके लिए है, तो ये बुद्धिज़्म रिलीजन से रिलेटेड है। इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं, जो जो नाम आ रहे हैं, उनको ध्यान रखना वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो दीघा निकाया, मध्यमा निकाया, संयुक्त निकाया, अंगुत्तरा निकाया और खुदका निकाया। तो ये जितने भी निकाय हैं, जितनी भी किताबें हैं, सब सुत्त पिटक के अंदर आती हैं। और ये जो सब किताबें हैं बुद्धिज़्म धर्म से यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंदर है क्या, सुत्त पिटक में चीज़ें क्या है? सुत्त पिटक में जो बुद्धा ने सेरेमोन और टीचिंग दी, यानी बुद्धा ने जो अपनी टीचिंग्स दी, अपनी जो उन्होंने बताया कि कैसे जो व्यक्ति को कैसे रहना है, क्या टीचिंग्स थी उनकी, उन सबको जो मेंशन किया गया है वो सुत्त पिटक में किया गया है। फिर आते हैं विनय पिटक। विनय पिटक के अंदर सुत्त विभंग है, यानी कि महाविभंग है, भिकुनी विभंग है। फिर खंड का अगर देखें तो महावग्गा है, चलुवग्गा एंड परिवार। तो इस तरह से करके ये सब किताबें हैं जो विनय पिटक के अंदर आती हैं। ये गवर्निंग रूल्स ऑफ संघ एंड मॉन्ग, यानी कि जो संघ बना था, संघ और संघिगास थे, जहाँ पे जो मॉन्क्स थे यानी कि जो भिक्षु थे या साधु थे वो रहा करते थे, तो उन वे कैसे रहेंगे, क्या तरीके होंगे रहने के उनके, उसको जो बताया गया वो विनय पिटक में बताया गया। तो सुत्त पिटक में बताया गया कि जो बुद्ध थे उन्होंने अपनी टीचिंग्स क्या दी। विनय पिटक में बताया गया कि जो लोग संघ में रहते हैं उनके अंदर कैसे आचरण होने चाहिए, क्या करें वो जब वो मॉन्क बने रहें और संघ में रहें, उस टाइम पे वो क्या करेंगे। और फिर नेक्स्ट आता है अधम पिटक। तो जो अभिधम पिटक है इसमें कहा गया है कि ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं, अगर हैं कि जो डील्स विद बुद्धिस्ट, यानी कि इसमें आप सिंपल से इतना समझ सकते हैं कि जो भी बुद्धिज्म धर्म अपनाएगा कि उसको क्या क्या चीज़ें अपनानी होंगी, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, तो वो अभिधम पिटक में कही गई हैं। तो इसमें धम्म संगनानी है, विभंग है, धतु कथा है और
क्या अजीब सा नाम है, देखिए पुग्गालाना पनती, जो भी नाम है प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप। बस आप ये नाम ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जा सकता है आपसे, यमक है और पत्तहाना है, कि ये जो चीज़ें हैं ये किससे रिलेट करती हैं। कोई भी मान लेते हैं रैंडमली एग्जामिनर इनमें से कोई भी नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है, तो ये बुद्धिज़्म से बिलोंग करता है। सिर्फ आपको इसमें इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। उसके बाद आती है बुद्धिस्ट काउंसिल की। जो बुद्धिस्ट की काउंसिल्स हुई, कितनी काउंसिल हुई, ज़्यादातर सबको पता है 4 काउंसिल हुई हैं, लेकिन 4 ना होकर 6 हुई हैं। 5वीं 6ठी बहुत बाद में हुई है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे आज कि 4 के साथ साथ 5वीं 6ठी कौन कौन सी हैं, तो इनको देख लीजिए। पहली जो काउंसिल हुई वो महात्मा बुद्ध के जस्ट उनके मरणोपरांत, यानी कि जब जैसी उनकी डेथ हुई, उन्होंने अपने शरीर छोड़ा, उसके तुरंत बाद की गई 400 BC में राजगृह में। अजातशत्रु ने इसको पैट्रोनाइज किया। जो इसकी प्रेसिडेंसी थी वो महाकश्यप के पास थी, और इसमें बुद्धिस्ट कैनन बनाई गई, यानी कि जो आज एग्जिस्ट करती है एट दिस काउंसिल एंड प्रिजर्व्ड एज एन ओरल ट्रेडिशन। तो ओरल ट्रेडिशन के रूप में, यानी कि जो पिटक थे, जो शुद्ध पिटक वगैरह आए, वो इसी टाइम पे आए। उसके बाद नेक्स्ट होती है सेकंड काउंसिल की गई 383 BC में वैशाली में, जो कि काल अशोक के पैट्रोनेज के अंदर की गई, यानी काल अशोक के अंडर की गई। सबाकामी जो थे उसके प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पे पहला सिज्म अकर हुआ, यानी कि यहाँ पे एक डिवीजन पैदा हो गया महासंघिका स्कूल में, और इसके वजह से स्थाविरावडिन्स हैं और जो थेरावडिन्स हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया बुद्धिज्म धर्म इस टाइम पे, यानी कि सेकंड काउंसिल के टाइम पे। फिर जब थर्ड काउंसिल हुई तो पाटलिपुत्र में हुई, अशोका के अंडर हुई थी। जो मोगालीपुत्र तिस्सा हैं ये इसके प्रेसिडेंट थे, और अभिधम्म पिटक जो बनी थी वो तीसरे काउंसिल में बनी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछ सकते हैं आपसे कि जो अभिधम्म पिटक है वो कब बनी, वो तीसरी काउंसिल में बनी, और जो सूत पिटक विनय पिटक है वो फर्स्ट काउंसिल में बनी। नेक्स्ट आता है फोर्थ काउंसिल, ये कश्मीर में की गई, कनिष्क के अंडर की गई, वसुमित्र उसके प्रेसिडेंट थे। और बुद्धिज्म जो है इस टाइम पे फोर्थ काउंसिल में आके महायान और हिनायान में आके बट गया, डिवाइड हो गया। नेक्स्ट आता है फिफ्थ और सिक्स्थ देखते हैं। 5वीं जो हुई वो बहुत बाद में हुई, 1871 में, यानी कि आपसे 200 साल पहले ही करीब हुई है, 200 से भी कम। मांडले बर्मा में हुई है, यानी कि म्यांमार में हुई है। मथेरा जगर विभंशा इनके अंडर हुई है ये, और इसमें तीनों पिटक को कहा गया है कि इसको 729 मार्बल स्लैब्स में लिखा गया है बर्मीज स्क्रिप्ट में। तो जो बर्मा की स्क्रिप्ट है, म्यांमार की स्क्रिप्ट है, उसको उसमें 729 स्लैब्स में इसको लिखा गया है पूरे त्रिपिटक्स को। और जो छठी जो हुई है वो 1954 में हुई है, 1954 में यंगून में, यानी कि वापस म्यांमार में हुई है, और उस टाइम पे यंगून के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके अंडर में ये हुई है। ऑल ऑफ द बुक्स ऑफ द त्रिपिटक एंड द कमेंट्रीज वर प्रिपेयर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑन मॉडर्न प्रेसेस। यानी कि जो मॉडर्न प्रेस है, यानी कि जो आज की प्रेस है, जिस तरह से किताबें छपती हैं, तो मॉडर्न प्रेस में छपने के लिए सभी किताबों को तैयार किया गया, त्रिपिटक को तैयार किया गया कि वो सब छपेंगी, और किस में छपेंगी, बर्मीज स्क्रिप्ट में छपेंगी, यानी म्यांमार की जो भाषा है उसमें छपेंगी। तो जो छठवीं बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो यहाँ पे हुई, ये ध्यान रखना है आपको। 8 नोबल पाथ है, यानी कि 8 फोल्ड पाथ है नोबल, कि जो इंसान को फॉलो करने चाहिए कोई भी। तो वो क्या क्या हैं, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो राइट व्यू, यानी कि सम्यक दृष्टि, फिर राइट थिंकिंग, सम्यक संकल्प, फिर राइट स्पीच, यानी कि सम्यक वचन, राइट एक्शन, यानी कि कर्म, राइट लाइवलीहुड, यानी कि सम्यक जीविका, फिर राइट डिलीजेंस, यानी कि सम्यक प्रयास, राइट माइंडफुलनेस, यानी कि स्मृति, और राइट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि समाधि। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है। इनमें से 4 ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, या पूछ लेगा कि आठों के नाम लिखने हैं, तो वो ऑप्शंस बना के दे देगा, या तो आपको स्टेटमेंट में लिख के दे देगा, या आपको दे देगा कि 4 ऑप्शन देगा, कह देगा कि इनमें से कौन नहीं है या कौन है, तो कुछ भी करके दे सकता है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ मिस ना हो। उसके बाद ये आते हैं, ये कुछ सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धिज़्म धर्म में किन कुछ चीज़ों को। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो सिंबल है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसको समझ लेते हैं कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए है। तो देखिए, लोटस फ्लावर जो कमल का फूल है किस चीज़ के लिए है, ये सिंबल ऑफ प्योरिटी, यानी कि बिल्कुल शुद्धता का जो साइन है वो ये है। ये जो फूल है, यानी कि जो लोटस फ्लावर है, कमल का फूल है, ये किसी भी कलर का हो सकता है ब्लू कलर को छोड़ के। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लू कलर के अलावा किसी भी तरह का हो सकता है। उसके बाद आती है बात धर्मचक्र की। धर्मचक्र का मतलब है व्हील ऑफ लॉ, यानी कि जो 8 स्पोक्स हैं इसमें, ये जो 1 2 ऐसे करके 8 स्पोक हैं, तो ये 8 फोल्ड पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमने ऊपर 8 चीज़ देखी, यानी कि राइट लाइवलीहुड, राइट स्पीच, इन सब चीज़ को। धर्मचक्र का मतलब होता है जब किसी को जो ज्ञान है, जब बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसको रिप्रेजेंट करता है, व्हील ऑफ द लॉ। फिर स्तूप है, स्तूप का मतलब है सिंबॉलिक ग्रेव, यानी कि जब महात्मा बुद्ध को रखा गया, जिस जगह पे रखा गया उनके पार्थिव शरीर को, तो वहाँ पे स्तूप बनाया जाता है। तो स्तूप का मतलब है जब कोई पर्सन निर्वाण कर जाता है, निर्वाणा हो जाता है उसका, तो उस जगह पे हम स्तूप बना देते हैं। फिर त्रिरत्न है, त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये जो 3 रत्न हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि बुद्धिज्म धर्म के जो 3 रत्न हैं वो क्या हैं। तो त्रिरत्न हैं, बुद्ध हैं, धम्म है यानी कि धर्म है, और संघ है। तो ये 3 रत्न हैं।
उसके बाद आती है छतरी, यानी कि जो छत्र है ये कलश कह दो या छत्र कह दो इसको, तो अगेंस्ट ऑल एविल, यानी कि सब बुराइयों के खिलाफ है ये, और एक हाई रैंक ऑर्डर है। फिर आती है बात ध्वज की। ध्वज का मतलब है विक्ट्री ऑफ द बुद्धास टीचिंग्स की, यानी कि जो बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं जब उनकी विजय होती है तो ध्वज को रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर का मतलब है सिंबलाइजेज द फर्स्ट सेरेमन ऑफ द बुद्धा विच वॉज हेल्ड इन द डियर पार्क ऑफ बनारस। तो बनारस के जो डियर पार्क में हुआ था, तो जहाँ पे भी हिरण का रिप्रेजेंट किया जाता है, हिरण का मतलब है या डियर का मतलब है कि जब बुद्ध की जो सबसे पहली जो सेरेमन थी, यानी कि जो फर्स्ट उन्होंने जब अपना सेरेमन दिया, फर्स्ट टीचिंग दी स्टूडेंट्स को, तब उसके लिए डियर का इस्तेमाल किया जाता है। और बात की जाती है नेक्स्ट नाग की। तो नाग है वेस्टीज ऑफ प्री बुद्धिस्ट फर्टिलिटी रिचुअल्स एंड प्रोटेक्टर ऑफ द बुद्ध एंड धर्म, यानी कि जो बुद्ध के और धर्म के जो प्रोटेक्टर हैं उसके लिए नाग को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। देखिए बुद्धिज़्म में ये सब चीज़ें ऊपर एक बार मैंने डिस्कस कर दी है, फिर भी ये पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ मिलेगी एक बार आप इसको जूम करके देख लेना, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लग रही होगी उसको एक बार आप पढ़ लेना, बाकी सब चीज़ें ऊपर कवर कर दी गई हैं। फिर थोड़ा सा बुद्धिज़्म का देख लिया है, तो थोड़ा सा जैनिज़्म का भी देख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा अगर जैनिज़्म के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी हो जाए। तो जैन्स बिलीव करते हैं, देखिए ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है, सारा जितना भी ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ के समझा देता हूँ, बाकी आप हिंदी में भी देखते रहिएगा। तो जैन्स बिलीव इन रीइंकार्नेशन, जैन बिलीव करते हैं कि पुनर्जन्म होगा, रीइंकार्नेशन होगा, एंड सीक टू अटेन अल्टीमेट लिबरेशन, जिसका मतलब ये है कि एस्केपिंग द कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ। तो बार बार जो जन्म होती है, मृत्यु होती है, फिर दोबारा से जन्म होता है, तो इससे दूर हटना है। तो जो जैनिज़्म है वो उस चीज़ पे बिलीव करता है। 3 गाइडिंग प्रिंसिपल है जैनिज़्म के, यानी कि 3 ज्वेल्स हैं। जैसे उसमें 3 रत्न थे, इसमें 3 ज्वेल्स हैं। तो वो 3 ज्वेल्स क्या हैं? एक तो राइट बिलीफ है, राइट नॉलेज है और राइट कंडक्ट है। तो ये चीज़ है। सुप्रीम प्रिंसिपल क्या है जैन का? वो है नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा पे वो काम करते हैं। 5 महाव्रत हैं। एक तो है नॉन अटैचमेंट, है ना, तो एक तो नॉन अटैचमेंट है टू पोजेशंस, यानी किसी भी चीज़ के लिए आपको लालच नहीं आना चाहिए आपके मन में। नॉट लाइंग, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। सेक्सुअल रिस्ट्रेंट करना है, यानी आपको सेलिबेसी डील करनी है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज नहीं होना है, अगर आप कर सकें तो, अगर अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें तो। ये 5 महाव्रत हैं जो जैनिज़्म के हिसाब से बताए गए हैं। महावीर इज़ रिगार्डेड एज द मैन हु गिव जैनिज्म इज प्रेजेंट डे फॉर्म, यानी कि जो महावीर थे 24वें तीर्थंकर थे, उनको कहा गया है कि वो जैनिज्म जो आज के रूप में जैनिज्म है वो उनके वजह से आया। जिसमें महावीर की टीचिंग्स हैं उनको अगमास कहा जाता है। जैन जो थे वो 2 मेजर सेक्ट में डिवाइड हो गए, एक तो दिगंबर जैन है और एक श्वेतांबर जैन है, यानी कि जो कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर हैं, और जो कपड़े नहीं पहनते हैं वो दिगंबर जैन हैं। तो सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई, चाहे तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में से कहाँ कहाँ से पास होती है? तो भारत में से 8 राज्यों में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। कर्क रेखा पास होती है। कहाँ कहाँ से पास होती है? देखिए, सबसे पहले होती है गुजरात में से, फिर राजस्थान में से, मध्य प्रदेश में से, छत्तीसगढ़ में से, झारखंड में से, वेस्ट बंगाल से, फिर त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो ये 8 राज्य हैं जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। फिर किस किस देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल पूछे सकते हैं। पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में सवाल पूछ सकते हैं। और एडवोकेट जनरल में भी देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में लिखा हुआ है, तो उससे भी सवाल बन सकते हैं। तो टोटल 16 देश हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पास होगी। कौन कौन से देश हैं? नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो मैक्सिको मिलेगा आपको, फिर बहामास मिलेगा कैरिबिया से। फिर अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं? एक तो वेस्टर्न सहारा है, मॉरिटानिया है, अल्जीरिया, माली, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, ये अफ्रीका के देश हैं। फिर एशिया के देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यूएई है, भारत है, चाइना है, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये सब देश हैं, यानी कि 16 देश हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होकर जाती है, कर्क रेखा पास होकर जाती है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, 3-4 बार इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि किस किस देश में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। नेक्स्ट आता है, देखिए ये चीज़ है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रीजन है, रीजन से सवाल पूछा सकता है। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका। यहाँ पे जो आइलैंड होते हैं वो कैरिबियन आइलैंड्स होते हैं। ये यूरोप है, एशिया है, मिडल ईस्ट है। यानी मिडल ईस्ट कौन से देश हुए? यानी कि जो सीरिया है, इराक, ईरान वाले जो देश हैं वो सब मिडल ईस्ट के देश होते हैं। फिर ये अफ्रीका के देश हैं, फिर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे न्यूजीलैंड मिलेगा और यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड मिलेगा, और नीचे अंटार्कटिका और ऊपर आर्कटिक। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में रीजन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन कहाँ पे है, इससे सवाल बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कुछ माउंटेन्स बताई गई हैं, माउंटेन्स हालांकि नीचे वाले में बताई गई हैं। पहले इसमें देख लेते हैं थोड़ी सी माउंटेन, फिर नीचे वाले में देखेंगे। जो पूरे विश्व भर में इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं एक बार उनको देख लेते हैं, माउंटेन रेंजेस हैं। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। देखिए नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा एक तो रॉकीज़, एक सियरा नेवाडा और एक एप्लेशियन माउंटेन्स और एक सियरा मैड्रे। ये 4 माउंटेन रेंजेस हैं जो आपको कहाँ मिलेंगी? नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगी। एंडीज़ पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका में मिलेगा। उसके बाद स्कैंडिनेविया, यूराल माउंटेन, एल्प, पायरेनीज,
एपेनाइंस, ये सब आपको मिलेंगी यूरोप में। कॉकशस माउंटेन्स ये आपको यूरोप में और एशिया का जो बॉर्डर है वहाँ मिलेंगी। टॉरस माउंटेन्स आपको मिलेंगी एशिया में, ये टर्की के अंदर आती हैं। एटलस माउंटेन आपको मिलेंगी अफ्रीका में, मोरक्को में। फिर मिलेगी आपको ड्रैकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। हिंदूकुश माउंटेन ये भारत के पास है। जैग्रोस माउंटेन ईरान में है। तिएन शान, अल्ताई माउंटेन, काराकोरम हिमालयाज, ये सब यहाँ पे जो पामीर नॉट है, पामीर की जो गांठ है वहाँ से ये चारों दिशाओं में जो माउंटेन रेंजेस हैं ये खुलती हैं। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मैकडोनल्ड रेंजेस, तो ये सब मिलेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में। ये और डिटेल में यहाँ पे लिख रखा है, देखिए इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसको मैं रीजन वाइज जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। देखिए नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स है, ब्रुक्स रेंज है, अलास्का रेंज है, कास्केड रेंज है, सियरा निवाडा, सियरा मैड्रिस। देखिए ये सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एप्लेशन है। सभी नामों में से कुछ भी दे देगा आपको कि ये कौन सी माउंटेन रेंज ऐसी है जो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है, किसी भी तरह करके सवाल आ सकता है, तो वो चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात आती है साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में देखिए एंडीज़ माउंटेन पर्वत है, फिर गिनी हाईलैंड्स हैं और फिर ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हैं। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? साउथ अमेरिका में मिलेंगे। उसके बाद अफ्रीका में देखें अगर हम, तो अफ्रीका में आपको मिलेगा एक तो ड्रैकन्सबर्ग मिलेगा, ड्रैकन्सबर्ग के बाद आपको एटलस माउंटेन मिलेगा और इथोपियन हाईलैंड्स मिलेंगे। यहाँ पे जो इथियोपिया और कंट्री है उसमें मिलेगा ये इथियोपियन हाईलैंड्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको अफ्रीका में मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में आपको मिलेगा एल्प्स, स्कैंडिनेविया, टॉरस माउंटेन, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे यूरोप में। इसके ऊपर कुछ और एक एपेनाइंस है, पायरेनीज वगैरह थे, एल्प थे, वो सब हमने ऊपर वाली फोटो में देख लिया था। एक बार आप उसको भी देख लेना वापस से, सब समझ में आ जाएगा आपको। फिर आते हैं यूरोप का और एशिया का जो बॉर्डर बनाती है वो यूराल माउंटेन्स है। फिर अल्ताई शान है, तीन शान है, कुनलुन शान, किनलिंग, हिमालयाज, ये सब मिलेंगे आपको एशिया में। जैग्रोस माउंटेन्स ये मिलेंगे आपको ईरान में, ये ईरान देश है तो ईरान के अंदर आपको जैग्रोस मिलेंगे। जो बैरिसन माउंटेन्स है ये आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। और फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या क्या मिलेगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स आपको मिलेगी, तो मैकडोनल्ड रेंज मिलेगी और डार्लिंग रेंज मिलेगी। मरे डार्लिंग वहाँ पे नदी भी है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे आपको डार्लिंग रेंज मिलेगी। और कुछ माउंटेन रेंज जो है ये आपको न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये एक बार आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा, इससे सवाल बन सकते हैं। फिर देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े 10 आइलैंड कौन कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे है न्यू गिनी, तीसरे पे है बोर्नियो, चौथे पे है मेडागास्कर। तो ये 4 आइलैंड हैं जो अपने आप में सब दुनिया के, विश्व के सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक हैं। तो इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10 की लिस्ट बनी हुई है। सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, उसके बाद दूसरे नंबर पे न्यू गिनी, तीसरे नंबर पे बोर्नियो, चौथे पे मेडागास्कर, पाँचवें पे बैफिन आइलैंड, छठे पे सुमात्रा, होन्शू, विक्टोरिया आइलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और एलिस मेर आइलैंड। तो ये 10 आइलैंड हैं जो दुनिया में सबसे बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कहने को तो वो एक आइलैंड है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड की कैटेगरी में काउंट नहीं कर रहे। अगर ऑस्ट्रेलिया को काउंट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया काउंट नहीं कर रहे, इसलिए सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन है? वो ग्रीनलैंड है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वो सभी देश जो इक्वेटर पे लाई करते हैं, यानी कि जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा देश भूमध्य रेखा पे है या कौन सा नहीं है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको जरूर देख लीजिए। तो टोटल देश कितने हैं? टोटल देश हैं 13। तो 13 में से किस तरह से है, किस किस जगह पे कितने देश हैं? तो 3 देश मिलेंगे आपको साउथ अमेरिका में, यानी कि जो दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है वहाँ मिलेंगे। एक तो कोलंबिया मिलेगा, इक्वाडोर मिलेगा और ब्राज़ील मिलेगा। तो 3 देश हो गए आपके साउथ अमेरिका के। 7 देश हैं अफ्रीका के। कौन कौन से? साउथ ओमेन प्रिंसिपी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC, केनिया और सोमालिया। ये 7 देश मिलेंगे आपको अफ्रीका के। और बेसिकली 7 के 6 देश हो गए, ये 7 हो गए, सॉरी केनिया भी है, केनिया को इंक्लूड कर लेंगे तो 7 हो जाएंगे। और बाकी 3 देश हैं आपके फिर एशिया के। कौन कौन से देश हैं एशिया के? एक तो मालदीव्स है, इंडोनेशिया है और किरिबाती है, या किरिबात, जैसे आइस आइलैंड है यहाँ पे तो किरिबात बोलेंगे। तो ऐसे करके 13 देश है, 3 साउथ अमेरिका के, 7 अफ्रीका के और 3 एशिया के। तो ऐसे करके 13 देश हो गए जो कहाँ पे लाई करते हैं? इक्वेटर पे, यानी कि भूमध्य रेखा पे लाई करते हैं। फिर वो देश जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यानी कि मकर रेखा पे जो लाई करते हैं उनको देखते हैं। तो पहले देखते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में से। साउथ अमेरिका में से कौन कौन से देश हैं? तो चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है और ब्राज़ील है, यानी कि 4 देश जो हैं वो आपको मिलेंगे साउथ अमेरिका में से। और फिर अफ्रीका देखें, यानी कि अफ्रीका के जो महाद्वीप है उसमें से कौन कौन से मिलेंगे? एक तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजम्बिक और मेडागास्कर। ये जो आपको देश मिलेंगे, 5 देश मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे आपको? अफ्रीका में। तो 5 देश अफ्रीका के, 4 देश जो हैं वो साउथ अमेरिका के, और ऑस्ट्रेलिया के तो बीचों बीच से जाता है, ये एक देश है। तो 5, 8, 9 और 1, 10। तो 10 देश टोटल ऐसे हैं
जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या करती है, पास करती है, यानी कि मकर रेखा जो है वो पास करती है। ये दुनिया का मैप एक बार आप उसमें जूम करके देख लेना, जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जो स्टूडेंट्स पीडीएफ पढ़ेंगे तो एक बार पीडीएफ में आप देख लेना इसको जूम करके, यहाँ से कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है, कहाँ कहाँ से इक्वेटर जाती है, कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, और आर्कटिक सर्कल कहाँ किस किस देश से जाता है, ये भी आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल आ सकते हैं इनमें से वो सब हो जाएंगे। और आखिरी चीज़ आती है आज की क्लास की कि कौन कौन सी देश ऐसे हैं जो प्राइम मेरिडियन पे, यानी कि जहाँ से पूरी दुनिया का टाइम सेट होता है, ग्रीनविच मीन टाइम जो सेट होता है, जीएमटी जिसको बोला जाता है, जो जीएमटी का टाइम है वो कहाँ से आया, वो यूनाइटेड किंगडम के लंदन से आया। और ये जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखा है, इस पे कौन कौन से देश सिचुएटेड हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 8 देश हैं, साथ में अंटार्कटिका भी है। अंटार्कटिका अपने आप में ना तो देश है, एक महाद्वीप है। तो 8 देश हैं, कौन कौन से देश हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि लंदन से वो पास होकर जा रही है। फिर फ्रांस आता है दूसरे नंबर पे, फिर स्पेन है, फिर अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो, घाना। तो ये 8 देश हैं। उसके बाद नीचे आता है कौन, क्वीन मॉड लैंड, ये एक अंटार्कटिका का रीजन है। तो अंटार्कटिका रीजन होने की वजह से तो ये इसमें भी 0 डिग्री पास होती है। तो इतनी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखना, इसके नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप इसको, इस वीडियो को आप कई बार पढ़ लेंगे तो भी काम हो जाएगा आपको। वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, रिपीट कर करके, नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग सकता है आपको। और बाकी जिनके पास ये पीडीएफ है वो पीडीएफ खोल के बार बार इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे सवाल इससे कवर हो जाएंगे जो भी आपके एग्जाम में आने होंगे। कोई भी डाउट आता है आपको तो वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को पूरी देखा करिए जिससे कि आपकी एक एक चीज़ कवर हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।